खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, रत्नाकर सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका पासवान नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। संजय मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप तीनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही के पास आऊंगी। आपकी पुरानी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे इससे पहले की डिबेट में कि दरअसल बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को डिबेट में भेजना बंद कर दिया है, क्या कहेंगे? जी जी। अगर पुरानी पार्टी जो है निश्चित रूप से अगर कहीं ना कहीं जनभावनाओं के अनुरूप अगर काम करती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर वह भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराई नहीं होती, अगर अपने लोगों को वहां से जाने से मना नहीं की होती तो निश्चित रूप से प्रवक्ता उनकी पार्टी में रहते और काम करते, क्योंकि तमाम हिंदू, करोड़ों हिंदू भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और उन तमाम करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को भी कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा करके प्राण प्रतिष्ठा भावनाओं को आहत किया और प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। बहुत सारे मेरे जैसे प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है पार्टी छोड़कर वो जो है उस पार्टी के साथ जुड़ गए जो देश की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, भारत को अग्रणी बनाने की बात करती है, राम की बात करती है। निश्चित रूप से उस पार्टी के साथ जुड़ गए। अब मैं कहना चाहूंगा ये कि आज जो देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अभी तो फिलहाल जो 52-53 पिछला चुनाव में 2019 में इन्होंने जो सीट हासिल किया था, अभी जो परिस्थितियां आगे बन रही हैं उसमें 13 सीट हासिल करेगी 2024 में और कांग्रेस पार्टी की पूर्णतया 13 ही हो जाने वाली है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस रणनीति से चल रही है, जिस वोट जिहाद की बात कर रही है, वो आज लोगों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का। बीजेपी के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ राम नाम के सहारे अपने काम गिराने की बजाय राम मंदिर के मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं तो आप पर आरोप लगते हैं कि आप भी सिर्फ हिंदुओं को साधने की कोशिश करते नजर आते हैं राम नाम के सहारे। इसका क्या जवाब देंगे? पूजा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और वो आईना तब दिखाती है या चुनाव में तब वो बोलती है जब कांग्रेस पार्टी या एनडीए गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज जो है आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही विश्व में हम अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पे आ चुके हैं। तीसरे कार्यकाल में हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया है। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। प्रियंका पासवान बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं और मुझे लगता है कि प्रियंका पासवान आपकी इन बातों का जवाब देना चाह रहे। प्रियंका पासवान जी, आप लोग भी मुद्दों से अब इधर दूसरी बातें करने लगे हैं और ये लोग भी अब अपने विकास के मुद्दों से हटकर आप पर हमलावर ज्यादा हो गए हैं। देखिए, हम लोग मुद्दे पे ही हैं और कांग्रेस जब से है तब से मुद्दे पे ही है। ठीक है, हम जवाब लेंगे। यहाँ पर शायद कुछ दिक्कत आ गई, एक बार फिर से कनेक्ट होंगे। लेकिन रत्नाकर जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब आज ही के दिन हैदराबाद में आपकी प्रत्याशी माधवी लता के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है। वहाँ पर जो वोटिंग के लिए आ रहे थे वोटर्स, जो बुर्का पहनी हुई थी जो महिलाएं, उनको चेक कर रही थी, वो क्या वजह है इसकी और क्या ये सही है क्या? नहीं देखिए, तमाम ऐसे उदाहरण मिले हैं जहाँ पे बुर्के के नकाब के पीछे छिप करके बोगस वोट करने का काम किया गया है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशासन का वहां पे कार्य है और प्रशासन उसको इस तरह के बोगस वोटिंग करने से रोकने का काम जो है प्रशासन जरूर करेगा। जैसे कि अभी ये बोल रहे थे जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी हैं, उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई, ये जिहाद की बातें करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और इनके नेता भी जो मुखिया हैं वो भी बोलते हैं, खुले मन से बोलते हैं घुसपैठियों को ये लोग दे देंगे सारी संपत्ति दे देंगे। मुझे तो पहले ये बताएं, ये लोग 10 सालों में कौन सी भारतीयों की संपत्ति बढ़ाने में इन लोगों ने योगदान दिया है? क्या उन लोग का कितना ज्यादा इन लोगों ने इकोनॉमी बढ़ाने का योगदान दिया है? इन्होंने बोला कि हम 11वें से 5वें पे जा रहे हैं। अरे भाई, जब 2014 पे हम तीसरे में थे, तीसरे से आप 11वें पे आए। 11वें से आपसे ये पूछना चाह रही प्रियंका जी कि आप कितने इस वक्त कौन से पायदान पर आप जाने वाले हैं? यानी कौन से पायदान की पार्टी आप होंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, या कहां पर कांग्रेस पार्टी को देख रही हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में हम लोग का गठबंधन और गठबंधन डेफिनेटली जीतेगा
और इसमें कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आगे इसके पहले भी गठबंधन लेके चला है गठबंधन में बहुत तो भी सक्सेसफुली। कंफ्यूजन की स्थिति है ना, कंफ्यूजन की स्थिति है। आपके कई नेता देखिए, लवली भी तो दिल्ली में इसलिए साथ छोड़ करके चले गए, उन्होंने बोला कि अलायंस को लेकर के लोग संतुष्ट नहीं थे। नहीं देखिए, अभी इसके पहले भी जो डिबेट हो रहा था उसमें यही सारी बातें उठी थी कि यहाँ से कांग्रेस नेता जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, तमाम लोग छोड़ रहे हैं। देखिए ये लोग जो लोग हैं MP MLA और बड़े पदों पे ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग इन लोग का पेट भरा हुआ है। अगर ये भारत में भी रहे, भारत के बाहर भी रहे, कहीं पे भी रहे, इनको इकोनॉमिकली कभी भी वीक नहीं होगा। इवन यही नहीं, जितने भी अदर पार्टी में भी नेता अगर अपना छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं या करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हैं कि जो अंडर करंट है जनता के अंदर वो कांग्रेस के नाम का। संजय मिश्रा जी, ऐसा है क्या? जिस अंडर करंट का जिक्र कर रही है प्रियंका, इनके मुताबिक मानना ये है कि जनता के मन में तो कांग्रेस है। मुझे 5 सेकंड दीजिए और भी अपनी बातें, जो इन्होंने अपनी बातें रखी। अभी जैसे कि मतदान का प्रतिशत है, पहले और दूसरे चरण में कम था, कम था मतदान प्रतिशत, जो कि 2019 में ज्यादा था। तो अगर आप देखेंगे जो मतदान प्रतिशत होता है कम होता है तो डेफिनेटली जो केंद्र में सत्ता होती है उसको नुकसान पहुंचता है और विपक्ष को फायदा पहुंचता है। तो यहाँ सीधे अभी आप देखेंगे तो यहाँ विपक्ष को फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कितना वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा आपका जल्दी से? तो कितना वोट परसेंटेज का इजाफा मानकर चल रही है? ये मानकर चले कि इंडिया अलायंस 50% क्रॉस कर जाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस अब सरकार बनाने जा रहा है। अरे मैडम, कॉन्फिडेंस से कहिए ना कि हमारा इतना वोट परसेंटेज होगा। जब आपको ये भरोसा है कि अंडर करंट आपके नाम का है तो आपको अपनी वोटिंग परसेंटेज का भी तो अनुमान होना चाहिए। आपकी भी तो इंटरनल सर्वेज होते होंगे पार्टी के। देखिएगा, 50% बोल रही, मैं तो बोल रही हूँ इससे ज्यादा जाएगा, 80% तक जाएगा। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग पीएम कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन? पहले हम लोग को जीतने तो दीजिए। अरे तो जब आप कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं तो आपको तो पता होगा ना। आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं तो हवा हवाई क्या? अगर आप बनाने जा रहे हैं तो बताइए। 80% वोट परसेंटेज का मामला ही बहुत बड़ा है अपने आप में। जिसका जितना ज्यादा सीट होगा वही सरकार ठीक है संजय जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि मान लीजिए यूपी में अगर अखिलेश यादव की पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे? जो मोदी जी ज्यादा पा लेते बीजेपी। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अगर ज्यादा सीट जीत जाए तो अरविंद केजरीवाल मुख्य प्रधानमंत्री होंगे? ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगी अगर पश्चिम बंगाल में ज्यादा सीटें आ गई तो? नहीं पूजा जी, आश्चर्य की बात यह है कि इस बार जनता इन सारी चीजों को दरकिरार करके वोट कर रही है। उनके सामने मुद्दा ही कुछ और है। अभी आप देखिए, आप बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अकबरपुर के आपके रिपोर्टर से अभी बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपको जनता वापस चुनेगी। वो कह रहे हैं कि मोदी जी देश का विकास करेंगे। यानी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये मोदी जी के भरोसे हैं और मोदी जी राम जी के भरोसे हैं। ये सरकार बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यदि आपने विकास की बात की, अर्थव्यवस्था की बात की रत्नाकर जी ने, मैं पूछता हूं कि आपने अर्थव्यवस्था में क्या किया? 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे ला दिया। ये आपकी 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है कि आप तो बढ़ाते हैं, आंकड़े तो बढ़ जाते हैं कि देश की जनता को कुछ नहीं मिलता। ये जरा आंकड़े समझने होंगे। फिर सवाल ये भी है ना कि पीएम मैं जवाब दे सामने दूं? कौन? नहीं, मैं कंप्लीट कर दूं, फिर सवाल कीजिएगा, मैं कर दूंगा। मैं ये कहना चाहूँ कि बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, नौकरी व्यवसाय खत्म कर दिया। ये कौन से आंकड़े हैं आपके साहब? महंगाई 70 रुपए की जगह 35 रुपए पेट्रोल देने के वायदे 100 रुपए आपने कर दिया। ये कौन सा अर्थव्यवस्था है साहब? जरा देश की जनता को बताइए। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं पूजा जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि देश की जनता किस पे वोट कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, जिस तरह का माहौल इन्होंने खड़ा किया देश में भारतीय जनता पार्टी। हकीकत यह है कि आप भी इस बात को अग्री करेंगे, 2019 का चुनाव हो या फिर इस बीच हुए तमाम विधानसभा चुनाव, विपक्षी पार्टियां इन मामलों को लगातार उठाती रही। लेकिन एक हकीकत यह है कि मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो उन तमाम जगहों पर बीजेपी जीती है। इसकी वजह क्या है? या तो जनता के पास मुद्दे हैं और जनता के पास मुद्दे होने के बावजूद भी विपक्षी पार्टियों पर एतबार नहीं कर पा रही है, या क्या वजह क्या है? नहीं पूजा जी, एक शेर मुझे याद रहा कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया पर कोई आदमी ना मिला। ये कारण क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से देश की जनता ने 2014 और 2019 में मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद, ये अहम हो गया इनके अंदर। और इस बार यदि नरेंद्र मोदी की सरकार देश में नहीं आती, इसके लिए जिम्मेदार इनकी पूरी टीम है।
इनके पूरे सांसद हैं, या सिर्फ नेतृत्व खुद नरेंद्र मोदी जी होंगे, क्योंकि इन्होंने या तो उनको काम करने का मौका नहीं दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि तुम मेरे नाम पर जीतते रहोगे, काम करो या मत करो। लेकिन अगर बीजेपी को इससे फायदा भी तो हो रहा है ना संजय जी, देखिए ना कितने राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी वहां पर जीती ना, ये भी तो एक प्रमाण है। हाँ, तो हारी भी तो है, नहीं हारी भी है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हारी भी। कर्नाटक देखिए बुरी तरह से हारे, अगर अनुपात देखा जाए, मध्य प्रदेश में आपने सरकार गिराई, मध्य प्रदेश अनुपात, संजय जी अनुपात की बात करें, अनुपात बताइए ना, अनुपात क्या, कितने राज्यों में बच गई है फिलहाल कांग्रेस? नहीं तो बीजेपी कहाँ है बताइए? बीजेपी तो कांग्रेस के मुकाबले बहुत ज्यादा है ना संजय जी, आप किस तरह का मतलब सरकार गिरा के तरह की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि गोवा में 18, गोवा में उस वक्त रत्नाकर जी कांग्रेस में थे शायद, गोवा में 18 विधायक कांग्रेस के जीत रहे हैं, 13 विधायक बीजेपी के जीत रहे हैं, सरकार बीजेपी बना रही है। आप इस तरह का क्या करिएगा? लेकिन फिर अपनों को क्यों नहीं इंटैक्ट करके रखती है विपक्षी पार्टियां, ये भी सवाल होगा। रत्नाकर जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है इंडी गठबंधन के लोग या उनके जो समर्थक हैं वो मुद्दा विहीन हो चुके हैं, और शायद वो चश्मा पहने हुए हैं जहां पे उनको विकास नजर नहीं आता है। आज जो देश में परिस्थितियां बदली हुई हैं, जो रोड से लेकर के और संसद तक हमने विकास किया है, रोड जो है 25,000 किलोमीटर ये 10 सालों में बनाया, अपने शासन कालों में 55 सालों में बनाए थे, आज 50,000 किलोमीटर हमने बना दिया है सिर्फ 10 सालों में। एक एम्स बनाए थे। अरे सुनो भैया, सुन लो, अरे सुन तो लीजिए, इतना क्यों वही सारी चीजें लोगों पे कर लगा के 3% जीएसटी है, 18% कॉपी किताब पे है, यही अर्थव्यवस्था है आपका, यही नहीं। आज इनको दिख नहीं रहा है। 410 रुपए प्रियंका जी इनको बोलने दीजिए ना एक बार, ऐसे खिचड़ी पकेगी तो ना आपकी बात जनता सुन पाएगी ना उनकी बात सुन पाएगी। 45 सालों इनके पास बेरोजगारी नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, ये बीच में ऐसे प्रोडक्शन घट गया है। पूजा जी सामान लेकर अगर ये इस तरह से बोलेंगे, प्रियंका जी कौन से फैक्ट्स पर आप बात करें कि प्रोडक्शन घट गया है, कौन से फैक्ट्स है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जरा वो फैक्ट्स पेश कीजिए ना कि प्रोडक्शन घट गया। मतलब अगर डिबेट में बैठ रहे तो कम से कम उस तरह की बात तो करें जो थोड़ी लॉजिकल हो। अभी बात करते हैं ये कोई भाषण नहीं चल रहा कि आप यहाँ पर लोक लुभावनी बातें बोलेंगे और जनता इस पर ताली बजाएगी। मेक इन इंडिया फेल है, मेक इन इंडिया फेल है, रत्नाकर जी चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, बाहर से चीजें जवाब ले लीजिए। अब सब लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बातें तथ्यात्मक होनी चाहिए। मेक इन इंडिया फेल हो गया और यही सब चीजें हैं जो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रही हैं। जनता की भावनाओं के तहत अगर आप लोग बात करेंगे और अगर लॉजिकल बात करेंगे तो जनता आप पर ज्यादा एतबार करेंगी। आप मेक इन इंडिया फेल हो गया इसका एग्जांपल दीजिए कि कहां मेक इन इंडिया फेल हुआ। ठीक है, चलिए आपके अनुसार मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है, लेकिन बेरोजगारी फिर भी 45 नहीं, बेरोजगारी पर आप बात कीजिए आप लेकिन ये मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी हम यहाँ पागल नहीं बैठे कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम सुने जाएंगे बैठकर। ये लोग बात करते हैं 4 पॉइंट, रत्नाकर जी अब ठीक है एक बार सुन लीजिए जल्दी से रत्नाकर जी। और आप कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन है, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि 100% आपने सारा काम कर ही दिया, और अगर आपने सारा काम कर दिया तो फिर आप 2047 का विजन पे बात नहीं कर रहे हो ना रत्नाकर जी। इनके मुद्दों को दरकिनार करना भी गलत बात है। अब जवाब प्रियंका जी एक सेकंड, प्रियंका जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका जी आपकी टाइम में वो बात नहीं करे प्लीज। चटनी की है रत्नाकर जी 10 करोड़ लोगों के पास चटनी की। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी बहन जो है मेरी बातों को ध्यान से सुनेगी, क्योंकि इनके पास आपने अकाल क्या है और ये सुने मनगढ़ंत बातें जो है यहाँ पे बैठ के कर रही पर उनको बोलने लीजिए, फिर आ रही हूं आपके पास। प्राण प्रतिष्ठा घुसपैठी है, मुस्लिम बात करेंगे, SC ST प्रियंका जी आप ऐसे कहती रहेंगी तो वो कैसे अपनी बात रखेंगे? सिर्फ हवाई आपको सिर्फ बोलना ही है, सवाल का जवाब नहीं चाहिए। एक बार तो जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब तो वही देंगे ना। इन लोगों ने निजीकरण करके जो सामाजिक अरे प्रियंका जी आप बोलते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे, ऐसा बात नहीं चलेगी ना मैडम। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हमें शट डाउन करना पड़ेगा मैम, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट नाउ, और ये फाइनल रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। इनके पास मैं पूजा जी कहना चाहूंगा, इनके पास आंकड़ों का अकाल पड़ा हुआ है। ये कुछ भी मनगढ़ंत बातें जो है यहाँ पे बैठ के कह रही हैं। अभी ये कह रहे थे कि 2011 में तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई थी, ये मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा। 2014 में अरे कहाँ देखेंगे, कहीं पे भी नहीं देखा और कहीं नहीं पढ़ा। कोई आंकड़ा है तो कोई बेसिस है तो ये सोर्स बता देगी मुझे, मैं भी शायद न्यूज़पेपर। रही बात आज ये यहाँ पे बैठ करके यहाँ फिर बीच में बोलेंगी तो फिर कैसे डिबेट हो पाएगा? अगर बीच में बोलेंगी तो मैं आपके हर बात में फिर बोलता रहूंगा। अगर आपका तरीका है बात करने का तो मैं आपके हर बात में बात कर रहा हूँ। आपके नेता आप ये कहते हैं कि देश को ग्लोबलाइजेशन किसने दिया, आप ये कहते हैं कि देश को टेक्नोलॉजी किसने दिया,
देश में विकास शुरू हुआ, कॉमनवेल्थ सबसे पहले किसके राज में हुआ, तो समझ में आता कि आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको वाकई अपने फैक्ट्स पर और अपनी उपलब्धियों पर बात करनी चाहिए, बजाय इधर उधर की बातें करने की। प्लीज मैम, और डिस्टर्ब कर रही हैं अलग, ऐसे नहीं हो पाएगी ना डिबेट प्रियंका जी। एक बार वो बात कर ले, आपको पूरा काउंटर का मौका ना मिले तो तब तक आप ये बात कहिएगा। नहीं प्लीज, सही चीज तो बोले। अब आप लिमिट क्रॉस करिए प्लीज। मुस्लिम मंदिर इससे हट के कोई भी प्लीज शब्द प्रियंका जी, मजबूर मत कीजिए कि आपकी आवाज को यहाँ पे थोड़ा सा कम करना पड़े प्लीज। रत्नाकर जी, पूजा जी मुझे, हाँ, ये कह रही हैं कि मंदिर और मुस्लिम ये मुद्दों से हटकर बात करें। हम नहीं करते, हम नहीं करते, ये आपके नेता करते हैं। सलमान खुर्शीद की बेटी क्या कहती है कि वोट जिहाद करो। आपके नेता राम और शिव में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इनके अध्यक्ष हैं, ज्ञान की बात किस तरह से कहते हैं कि राम और शिव में ही लड़ा देते हैं। इनके नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। इनके नेता कहते हैं कि हम आएंगे, फिर बीच में बोली, फिर भी बीच में बोली। इनकी आदत है, ये बीमारी है। ये इनके नेता पप्पू है और यहाँ पे बैठी है वही, ये भी पप्पू है। इनको कुछ आंकड़ा पता नहीं है और सिर्फ बोल रही है चीजें लोगों के इस तरह की सामने टीका पेश कर रहे हैं, टिप्पणी उनको भ्रमित कर इंडिविजुअल रहे इस तरह से हैं अटैक और है। ये गलत बात है। कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर आप और ना ही भ्रमित कर रहे हैं लोगों उनकी को। पार्टी के मैंने प्रवक्ता बोला को लेकर मंदिर, आपसे अपेक्षा नहीं किया सकती। इसके अलावा आप नहीं कर सकते आप। पूजा जी, इनको आपने कितनी बार चेतावनी दिया, ये बस चुप ठीक है रहे। प्रियंका जी, अगर अब अपने आपकी बार को आपने बात बोला करने तो का टीम आवाज आप कम कर दीजिएगा प्रियंका जी की। प्रियंका, अब प्रियंका जी आपको बहुत बार मौका दिया लेकिन आप नहीं सुन रही है, तो मजबूरन फिर ये करना पड़ेगा। रत्नाकर जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। देखिए, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके नेता ही हमेशा से, चूंकि मुद्दा विहीन है विपक्ष आज, और मुद्दा विहीन होने के नाते ये हमेशा से तुष्टीकरण की, बांटो और राज करो की नीति लेकर चले हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज इनके नेता को क्या जरूरत पड़ी बताइए कि कहने की राम और शिव, हमारे पास शिव है, हम राम तो रत्नाकर जी, जब आपके नेता ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसका क्या तात्पर्य होता है? बिल्कुल 83%। अगर 500 साल के बाद इस तरह की परिस्थिति देश में बनी है कि प्रभु श्री राम लला टेंट से उठकर भव्य मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो निश्चित एक बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रामलला के अस्तित्व को ही इनकार मना कर दिया कि रामलला का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज वोट जिहाद की बात करती है। कांग्रेस पार्टी आज, कांग्रेस पार्टी ही है वो जो कहती है कि सबसे पहले अधिकार मुसलमानों को देना चाहिए। 83% हिंदुओं की बहुसंख्यकवाद खत्म करने की बात कहते हैं। रत्नाकर जी, संजय जी। रत्नाकर जी, मेरा सीधा सीधा आपसे दो सवाल है, मैं चुप हो जाऊंगा, दो सवाल करके जवाब आप दे दीजिएगा। सबसे पहला आपने उठाया कि राम मंदिर के न्योता को ठुकरा दिया। आप कौन होते हैं राम मंदिर का न्योता देने वाले लोगों को? आपने ठेका ले लिया। पहला सवाल है दिया है हमने, जवाब दे दीजिए। आज जवाब दीजिए सवाल नंबर 1। आप जानकारी अपनी सर, सवाल नंबर 1 सबको न्योता दिया, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को ठुकरा देना कांग्रेस क्यों ठुकराई? क्योंकि विशेष समाज इनसे नाराज न हो जाए। और आज तक अभी तक ये गए नहीं राम मंदिर के दोनों के मंदिर जवाब में। आप ही को देना है रत्नाकर जी। सर जी, मैंने सवाल किया, दोनों सवाल ले लीजिए, जवाब आराम से दीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा बीच में। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार किसने दिया कि आप आडवाणी जी को मना कर देंगे हम नहीं आओगे, मुरली मनोहर जोशी को मना करेंगे कि नहीं आओगे, आप जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को नहीं जाने दोगे, आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूजा में नहीं बुलाओगे और कांग्रेस के अध्यक्ष पे आप आडंबर करेंगे और ढोंग करेंगे कि उन्होंने न्योता ठुकरा दिया। ये अधिकार आपको किसने दिया? पहली सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है, जब हिंदू, आपके भाजपा के नेता कहते हैं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, वो क्या कह रहे होते हैं उस वक्त? साहब जरा इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए, फिर हिंदू मुसलमान पे बात करें। रत्नाकर सिंह जी, आप जवाब देने वाले थे संजय जी के दोनों प्रश्नों पर, जवाब दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूं कि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहे थे और राम मंदिर ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि न्योता दिए नहीं दिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी भाई प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुई, क्यों न्योता ठुकरा दिया? और राम मंदिर का न्योता जो है, ये सारा न्योता तो राम मंदिर ट्रस्ट ने बांटा, कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो बांटा नहीं। और ट्रस्ट के माध्यम से पूरा प्रोग्राम हो रहा था। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कहा कि वो राजनैतिक जो है प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन इसके पीछे की मानसिकता ये आप लोगों की थी कि अगर राहुल गांधी, अगर प्रियंका गांधी, अगर सोनिया गांधी वहां पे जाती हैं, तो इनके विशेष समाज जो हितैषी जिनके बनते फिरते हैं, वो समाज कहीं नाराज न हो जाए और कहीं वोटों का खामियाजा इनको न भुगतना पड़े। इसलिए आप लोग जब मौका मिलता है तब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाई ये कौन सी नई बात है? और दूसरी चीज, बोल लूंगा उसके बाद जो है आप बोलिएगा। दूसरी चीज ये कह रहे थे, जनसंख्या के मामले में पूछ रहे थे कि भैया जनसंख्या के बारे में कह रहा था, अरे आपने अभी एक सर्वे आया है
उस सर्वे में देखा ना कि जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या 8% के लगभग जो कम हुई है और मुसलमानों की जनसंख्या 43% जो है बढ़ी है। तो मैं कहना ये चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर जनसंख्या में ये फासला बढ़ रहा है तो इसमें कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों का क्या रोल है? नहीं, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम हितैषी है और कांग्रेस पार्टी नहीं। अगर ये मुस्लिम हितैषी है तो क्या ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपनी जनसंख्या बढ़ाइए? नहीं, जनसंख्या, आप सुनिए, आप मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा और भाई साहब के प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। आज बताइए 83% हिंदू इस देश ये में बात तो रहते हैं फैक्ट है ना कि और जो भी इन्विटेशन गए वो बीजेपी ने इन्विटेशन नहीं दिए। पाकिस्तान की तरह अगर घटती चली जाएगी लेकिन और मुसलमानों की बढ़ती जाएगी तो ये चिंता का सबब है, रत्नाकर जी एक चिंता का सबब है। रत्नाकर जी एक सेकंड। संजय जी एक बात बताइए, मान लीजिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अगर इन्विटेशन मिलता है तो आप खुद एक तरफ जनेऊ धारण करते हैं जब आपको राजनीति में अपने लिए जरूरत पड़ती है, फिर आप राम मंदिर से दूरी बनाते हैं, तो लोगों के जहन में तो ये ख्याल आएगा ना कि एक तरफ आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, हम जनेऊ धारण करते हैं, हम हिंदू हैं, और दूसरी तरफ आप राम मंदिर के सपने को साकार हाथों देखकर खुश नहीं हो रहे। लोगों को तो जहन में आएगा ना ये बात। पूजा जी, सबसे पहले कि राहुल गांधी को इन्विटेशन था, मैं कह रहा हूं नहीं था। राहुल गांधी के एक जनरल बात कर रही हूं। इन्विटेशन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, मैं एक जनरल बात कर रही हूं, कोई पर्टिकुलर नहीं कहा कि हमको मिलाया हुआ, जनरली बात कर रही हूं। इन्विटेशन था, लेकिन मैं ये सवाल ये उठा रहा हूं कि क्यों आडवाणी जी को रोका गया? व्यवस्था कर सकती सरकार उनको ले जाने के लिए। मुरली मनोहर जोशी जी को लेटर लिखकर क्यों मना किया गया? मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी अगर नहीं पहुंचे तो क्या आपके पास कोई सबूत है कि लोगों ने मना किया तब नहीं गए? सवाल समझने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लेटर, अब आडवाणी जी को बुलाएंगे, मुरली मनोहर जोशी जी को बुलाएंगे, XYZ सारे नेताओं को बुलाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों को मना किया गया? ऐसी कोई गाइडलाइन का लेटर है कि आपकी वजह से कि बीजेपी ने आडवाणी जी को मना किया? पूछिए रत्नाकर जी मना कर दें। आडवाणी जी को ये बोला कि आपकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए तो स्वास्थ्य का मसला, सरकार साहब ये ट्रस्ट निर्णय लिया था कि किस नेता को बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा। ये होलसेल निर्णय ट्रस्ट का था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं लेकिन आप बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक प्रश्न पूछूंगा। आप बताइए, आज तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का होने के बाद भी क्यों नहीं आपके जो प्रथम परिवार है गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं रामलला का दर्शन करने गया? क्यों नहीं इंडी गठबंधन का ठीक है जवाब दे रहे? ठीक है रत्नाकर जी, प्रियंका पासवान जी हमारे साथ। प्रियंका जी जवाब दीजिए। और सनातन का मुद्दा, क्योंकि आपके जो नेता, रुकिए तो मैडम एक सवाल तो सुनिए, आपके जो नेता साथ छोड़ करके जा रहे हैं वो गंभीर आरोप आप लोगों के ऊपर लगाते हैं सनातन विरोधी होने का। देखिए सनातन, देखिए मैं फिर सारी डिबेट देखिए फिर से वही सनातन, शरिया, मुस्लिम, यही सारी चीजें ये आ जा रही है। बेवकूफ क्या आप लोग अगर डेंगू मलेरिया कहने संस्कृति को हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम अगर करेंगी तो निश्चित रूप से आप लोगों का पतन होगा। जनता आपको घट गए। अगर ये कोई बात इस तरह की कर रहा है तो ऐसे तो नहीं कि आप लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने हित में बात कर रहे हैं तो आप लोग भी तो उसी तरह की बात है, इसमें आपका हित है। एक बड़ी खबर, इस सवाल तो INDI अलायंस पर भी उठेंगे। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मसला क्यों आ रहा है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले मुसलमानों को आरक्षण देने की बात अगर लालू प्रसाद यादव कहते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाता है अगर INDI ब्लॉक के नेताओं के द्वारा, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना कि आखिरकार ऐसा क्यों है और इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, अगर इसमें ये भी सवाल ले लेते हैं कि 7.8% जो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू घटे, और लालू जी की बात और सनातन पे की बात, तो मैं अगर बताऊं आपको कि जो हिंदू धर्म है उसमें कभी SC ST ओबीसी को और महिलाओं की क्या स्थिति थी, उनको जला दिया जाता था, सती प्रथा जैसी स्थिति थी। तो ये इन लोगों को कोई भी धन संग्रह करने के लिए, कोई नौकरी रखने के लिए, कोई जमीन रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। और छुआछूत का जो आलम था वो अभी भी है। अभी भी SC ST की महिलाओं के साथ जो रेप हो जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। NCRB की अगर आप रिपोर्ट देख ले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर कोई चीज देख ले तो उसमें किसके बच्चे होते हैं, अगर आप देख ले तो वो गरीब तबके के होते हैं, वो बच्चे गरीब तबके के होते।
आप ये हाँ, कह रहे हैं कि वो सिर्फ SC/ST की महिलाओं के बारे में आप समझ रहे हैं कि आप महिलाओं को भी बांटने का काम कर रहे हैं। वो अरे महिला भाई, SC/ST पहले है मेरी बात या तो फिर वो सुनिए, OBC नहीं, है नहीं, या सुनिए, फिर वो सुनिए, या फिर वो ब्राह्मण यहाँ पे है, निर्भया क्या कांड हुआ क्या था, ये फर्क पड़ता है महिला की यहाँ पे अस्मिता के निर्भया साथ कांड में हुआ था। कि वो किस जाति नहीं, और धर्म सुनिए, से आती यहाँ है? पे निर्भया कांड हुआ था, अगर आपको याद होगा निर्भया कांड मुझे हुआ याद था, अच्छे पूरा से आप ही की देश एक हो सरकार गया थी, था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप ही की सरकार थी। और तब शीला दीक्षित ने कहा था कि लड़कियां रात को निकलती क्यों है, मुझे वो बयान भी बहुत अच्छे से याद है। मुझे वो बयान भी बहुत अच्छे से याद है जब उन्होंने कहा था कि रात को लड़कियां घर से बाहर निकलती ही क्यों है, मुझे वो बयान भी बहुत अच्छे से याद है। वही हाथरस की घटना हुई थी, तो फिर क्या हुआ था उस बेटी के साथ में, क्या हुआ बिल्किस बानो के साथ में क्या हुआ? तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हिंदू ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहेगा? वो बाकी छोड़ेगा जहां उनके बच्चों को सिक्योरिटी मिले। तो ईसाई में कन्वर्ट हुआ, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए। अब आप बोले कि नहीं, आप वो सब अच्छी चीजें छोड़ करके जहां आपको हक अधिकार तो सम्मान मिल कन्वर्जन रहा कोई है, आज का तो नहीं है ना। आ जाइए, सुनिए, वहां वापस कन्वर्जन कोई आज का नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो फासला है वो कन्वर्जन इसका रीजन है। और आप एक सेकंड आप ये कह रही हैं कि क्योंकि इस धर्म में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी इसलिए उन्होंने कन्वर्जन किया। तो जरा बताइए कि फिर 3 तलाक के मसले पर आप लोगों ने क्या किया? 3 तलाक के कारण से न जाने कितनी ही मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी तबाह हो गई, आपको वो नजर नहीं आया? देखिए मुस्लिम देखिए आप क्योंकि ये बात कर रही हैं कि धर्म, आप धर्म को लेकर आ रही हैं महिलाओं के मामले में। अरे सुनिए तो सही, पहले मेरी भी बात तो सुन लीजिए। आप जो बात कह रही हैं मैं उसको नहीं सुनूंगी क्योंकि आप महिलाओं को बांट रही हैं धर्म में। आप एक तरफ कहती हैं कि SC/ST महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता, फिर आप कह रही हैं कि क्योंकि इन धर्मों में इंसाफ नहीं मिल रहा है इसलिए वो कन्वर्जन में जा रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? और जिस धर्म में नारी को दुर्गा माता के रूप में उनको पूजा जाता है, तो उस धर्म के बारे में कह रही है कि उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बताइए उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? और महिलाएं कभी धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकती जब तक पुरुष ना करे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, महिलाएं कभी धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकती जब तक पुरुष उसकी सहमति क्यों नहीं कर सकती? आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती क्या? अगर मैं आपकी बात करी इंडिविजुअली तो क्या आप अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद नहीं लेती हैं क्या? आप किस पार्टी की प्रवक्ता होंगी ये क्या आपका परिवार तय करता है? आप किस पार्टी की प्रवक्ता होंगी ये क्या आपका परिवार तय करता है? आप किस पार्टी को वोट देंगे क्या ये आपका परिवार तय करता है? आपके पति या आपके भाई या आपके पिताजी तय करते हैं क्या? प्रवक्ता होना आपका कैरियर चुनना, धर्म और खाना परिवार के हिसाब से और जिस वजह से चली आ रही है उस वजह से। अगर ऐसा होता तो फिर लड़कियां अपनी मनमर्जी के साथ अलग धर्म में शादी ना कर पा रही होती। देखिए बहुत अच्छी बात है अगर महिलाएं यहाँ तक पहुंची, 2 महिलाएं यहाँ पे बैठी, बहुत फख्र हो रहा है। मैं भी महिला हूँ, यहाँ पे फख्र हो रहा है, लेकिन इस संविधान की देन, धर्म की ये धर्म की देन नहीं है, ये धर्म की देन नहीं है। और अभी जो बोल रहे हैं 7.8%, आपको नहीं लगता कि ये रीजन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि ये लाइन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस की कंपटीटर रही, कि आज तक इनके पार्टी की कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हो पाई। जबकि दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस को देखें तो उनकी तीसरी प्रधानमंत्री ही महिला बनी और सशक्त महिला प्रधानमंत्री बनी, जहाँ से रत्नाकर जी भी जिस दल का राजनीति करते हुए अभी तक आए हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक SC/ST OBC की बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ यदि सबको समान शिक्षा दिया जाए, जो इंडिया गठबंधन बार बार जोर करके बोल रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर गलत हो रहा है तो चाहे वो किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ हो रहा है वो गलत ही है।